तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो एनसीएल का विजन दिया हुआ है और मिशन क्या है एनसीएल का, ठीक है। तो ये तो सबका सेम ही होता है लगभग लगभग, तो इसमें से कुछ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो अच्छा दिखे इसलिए मैंने ऊपर यहाँ पे लिख दिया इसको, है ना। अगला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें कि एनसीएल के जो चेयरमैन है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है, मिस्टर भोला सिंह, ठीक है। एक्स चेयरमैन जो पिछले चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी, वो कौन है, वो कौन थे पहले, वो थे मिस्टर प्रभात कुमार सिन्हा। 31 दिसंबर 2021 तक ये थे। फिर 1 जनवरी 2022 से भोला सिंह जो है तो इन्होंने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को संभाल लिया। एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है जो कि कौन है, विनोद कुमार तिवारी, मिस्टर विनोद कुमार तिवारी। विनोद कुमार तिवारी जो है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल में एडिशनल सेक्रेटरी का भी काम करते हैं, है ना। इनका थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसलिए इनको यहाँ पे ऐड कर लिया यहाँ पे, बाकी है तो बहुत से लोग। जो कंपनी के सेक्रेटरी हैं वो कौन है, मिस्टर हरीश चौहान। तो ये कुछ नाम याद रखिएगा, बहुत जरूरी है ना। इनमें से आपके कोई भी नाम पूछ सकते हैं कि कंपनी का सेक्रेटरी कौन है या फिर आपके चेयरमैन कौन है, तो इतनी चीजें याद रखिएगा। कंपनी की अगर प्रोफाइल की बात करूं, अगर कंपनी के बारे में हम बात करें तो एनसीएल जो है तो कब बना था, नवंबर 1985 में बना था, सिंगरौली कोल फील्ड्स के नाम से, है ना। जो कि आपका सीसीएल में था पहले, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में पहले ये था एनसीएल। एनसीएल जो था पहले किस में था, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में था। फिर ये सिंगरौली कोलफील्ड्स के नाम से इसको जो है तो अलग किया गया सीसीएल से, और है ना। अब उस समय वो क्या किस नाम से जाना जाता था, सिंगरौली कोलफील्ड्स के नाम से जाना जाता था। फिर इसका क्या हुआ कि धीरे धीरे समय के साथ इसका नाम एनसीएल पड़ गया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, सिंगरौली में है। कितना एरिया सिंगरौली कोलफील्ड्स के अंदर में आता है, तो लगभग 2202 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र जो है तो सिंगरौली कोलफील्ड्स के अंडर में आता है। ये जो कोलफील्ड है एनसीएल जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है बेसिकली, एक है मोहर सब बेसिन और दूसरा है सिंगरौली मेन बेसिन। ये इसके दो टुकड़े हैं, है ना, अलग अलग एरियाज में, ये दो एरियाज में डिवाइडेड है। और जितने भी माइनिंग ऑपरेशन होते हैं एनसीएल के, वो सबके सब प्रेजेंट टाइम में मोहर सब बेसिन में ही होते हैं, जिनमें से टोटल 10 ओपन कास्ट माइंस जो है तो इसकी चलती हैं। एनसीएल एक मिनी रत्न कंपनी है ना, 2007 से, क्योंकि ये जो है तो कोल इंडिया के द्वारा इसको पूरी तरह से अपने अंडर में सब्सिडरी के रूप में ले लिया गया था, है ना। तो ये एक मिनी रत्न कंपनी है। बड़ी दिक्कत है, चलो समझो, सब ध्यान लगा के, वेरी गुड। तो फिजिकल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कोयले का जो प्रोडक्शन हुआ है 2021-22 में, वो हुआ है टोटल 122.43 मिलियन टन, है ना। ये टोटल कोयले का प्रोडक्शन हुआ है। जो टारगेट इनको मिला था कि भाई इतना टारगेट मिलता है, हर साल टारगेट मिलता है ना, मैं भी अपना मोबाइल डिस्टर्ब होता है। हाँ, जो इनको हर साल टारगेट मिलता है तो वो लगभग 119 मिलियन टन का टारगेट मिलता है। जो ग्रोथ इनका हुआ है, तो मतलब कि पिछले साल के मुकाबले इनका ग्रोथ कंपेयर किया जाता है, जैसे कि इस साल इन्होंने 122 पॉइंट 122.43 मिलियन टन का इन्होंने प्रोडक्शन किया है।
तो अगर बोलता है कि ग्रोथ 6.42% का ग्रोथ हुआ है, मतलब कि पिछले साल के मुकाबले कितने टन, कितना परसेंट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इन्होंने किया है, ठीक है। वही देखिए जो जो 2020-21 में था इनका कोल का प्रोडक्शन, ये कितना था, ये था सिर्फ 115.04 मिलियन टन, 115.04 मिलियन टन इनका प्रोडक्शन था। अब इसके मुकाबले इन्होंने कितना प्रोडक्शन दिया इस साल, इन्होंने प्रोडक्शन दिया 122.43 मिलियन टन का। मतलब ग्रोथ कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितने का परसेंट का ग्रोथ हुआ, 6.42% का टोटल ग्रोथ हुआ। अब अगर बात करें ओबी रिमूवल की, तो 2021-22 में जो ओबी रिमूवल इन्होंने किया है टोटल 362.65 मिलियन टन का ओबी रिमूवल इन्होंने किया है। मिलियन में, अरे सॉरी, मिलियन मीटर क्यूब, कितने क्यूबिक मीटर्स इन्होंने ओबी रिमूव कर दिया, इन्होंने लगभग 362.65 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है तो ओबी रिमूव कर दिया। टारगेट कितना मिला था, 390 का मिला था, तेरे के अचीव नहीं कर पाए, कोई नहीं, अगले साल। हाँ, तो ये तो था 2021-22 का। अब 2000 अगर 20-21 की बात करें तो 2020-21 में 373.44 मिलियन मीटर क्यूब जो है तो इन्होंने ओबी रिमूव किया था, ठीक है। तो मतलब कि पिछले साल के मुकाबले भी कम है ना, टारगेट भी नहीं अचीव किया, पिछले साल के मुकाबले कम भी कर रहे हैं, ये तो कोई सही चीज नहीं है, गलत कर रही है देवसेना। कोल ऑफ टेक, मतलब कि कितना कोल इन्होंने डिस्पैच किया, है ना। तो 21-22 में 125.66 मिलियन टन डिस्पैच किया, टारगेट था 126.50 का। अब जो कोल ऑफ टेक जो 2020-21 में था, ये इन्होंने लगभग 108.64 मिलियन टन का जो है तो इन्होंने डिस्पैच किया था। चलिए इसी के साथ ही इंपॉर्टेंट चीज आपका ये रहता है, यहां पर ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है कि एनसीएल का 2022 में क्या टारगेट है, 2022-23 में क्या टारगेट है, कितने टन कोयला जो है तो प्रोडक्शन करेगा, तो 122 मिलियन टन का प्रोडक्शन करने का टारगेट एनसीएल ने सेट किया है। ओबी रिमूवल का टारगेट कितना सेट किया है एनसीएल ने 2022-23 में, 410 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है तो ओबी रिमूवल का टारगेट इन्होंने सेट करके रखा है अपना। ठीक है, देख लेंगे यार, दोबारा देख लेंगे। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, एनसीएल जो है सबसे ज्यादा, एनसीएल सबसे ज्यादा, सोचो ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम का मतलब कि कोयला हैंडल करता पूरे कोल इंडिया लिमिटेड में, ये दावा है एनसीएल का। इसके पास 10 मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस, ये हर बार अपने रिपोर्ट में यही बोला, देखना आखिरी में 10 नहीं रह जाएंगे, देख लेना, ठीक है। ये हर बार क्या बोलता है कि इसके पास 10 ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस है, जिनमें की लार्ज साइज के एचईएमएम चलते हैं, बहुत ही लार्ज साइज के। इसके पास सबसे बड़ा फ्लीट है, फ्लीट मतलब कि आर्मी होती है ना जिस टाइप से, उस टाइप से बोलते हैं, हमारे पास सबसे बड़ी आर्मी है इस चीज की। किस किस चीज की आर्मी है इसके पास भाई, सबसे बड़ा फ्लीट है ड्रैग लाइंस का, सरफेस माइनर का, बहुत बड़े बड़े लार्जेस्ट साइज के सॉवल डंपर कॉम्बिनेशन है इनके पास, ठीक है। इनके पास टोटल स्टेशन है, 3D लेजर स्कैनर है, और सरपैक का सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से ये लोग सर्वे करते हैं, है ना। ऑपरेटर्स के लिए, जो डंपर्स के ऑपरेटर है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स की मदद से, है ना। मतलब जो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं वो सिमुलेटर की मदद से प्रोवाइड करा रहे हैं। सिमुलेटर जो आप गेम खेलते हो ना मोबाइल में, कार चलाने के लिए प्रैक्टिस करना या फिर बस चलाना जो सीख रहे हो, वो सिमुलेटर कहलाता है। तो उस पे ये लोग जो है तो ट्रेनिंग लेते हैं ऑपरेटर, यार गजब हो गया। अब एक और चीज है, ये थोड़ा याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट है ना। इसका फुल फॉर्म अभी आगे चल के मिलेगा हमें, ठीक है, तो इसको याद रखना है। OITDS
has been installed in all 10 MTPA और more capacity mines। OITDS जो है ये एक तरीके का सेफ्टी डंपर्स में लगाने वाला डिवाइस है, जिसका मतलब इसको क्या करते हैं, इसको जो है तो जितने भी 10 MTPA 10 मिलियन टन पर एनम वाले जितने भी इतनी कैपेसिटी के या फिर इससे ज्यादा कैपेसिटी के जितनी भी माइंस है, उन सब माइंस में OITDS जो है तो इंस्टॉल करके रखा गया है। कोयले का डिस्पैच दो जो है तो कैसे किया जाता है, रैपिड वैगन लोडिंग सिस्टम से। ठीक है, कोल हैंडलिंग प्लांट का जो बड़ा सा सिलो होता है, सिलो मतलब जहां पे जाके इकट्ठा होने वाला है, वहां पर जो कोयला डिस्पैच किया जाता है वहां तक कैसे किया जाता है, रैपिड वैगन लोडिंग सिस्टम्स की मदद से जो है तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वहां तक कोयले को। ठीक है, सिलो तक, सिलो मतलब एक बड़ा सा कंटेनर जहां पे इकट्ठा करके रखा जाएगा कोयले को। ठीक है, कोल हैंडलिंग के CHP कोल हैंडलिंग प्लांट के पास में। अब अभी करंट में प्रेजेंट टाइम में जो इन्होंने टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की अपनी माइंस में, लार्ज कैपेसिटी के सरफेस माइनर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स का यूज करने लगे हैं। जो व्हीकल्स हैं उनमें ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया है, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जो कि जीपीएस पे बेस्ड है, जीपीएस के बेसिस पे काम करता है। बायोमेट्रिक बेस्ड अटेंडेंस रिकॉर्डिंग सिस्टम है। साइंटिफिक स्टडीज एट एनसीएल, एनसीएल में साइंटिफिक स्टडीज क्या क्या चल रही हैं, ये एक इनका फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग, एक नए प्रकार की वेल्डिंग का इन्होंने डेवलपमेंट किया है ना, नए तरीके से। तो ये एक नए प्रकार की वेल्डिंग का इन्होंने डेवलपमेंट किया। दूसरा, इन्होंने नैनो क्रिस्टलाइन कोटिंग्स और लेजर क्लैडिंग सिस्टम, इसके बारे में भी इन्होंने कुछ काम कर रहे हैं, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ये लोग जो है तो अभी काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो ये दो चीजों के ऊपर बेसिकली ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है, याद तो थोड़ा बहुत रखना ही है ना। हो सकता है क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ सकते हैं, अगर देखो कोई भरोसा नहीं है तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहाँ से भी रहते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट्स थे जिन्होंने यहाँ पर एनसीएल में आके साइंटिफिक स्टडी किया है। ठीक है, तो उनमें थे IIT BHU, CSIR नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी, है ना, CSIR नेरी, और विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीनिट नागपुर, CMPDIL रांची, IIT खड़गपुर, ISM धनबाद, सिम्फर। तो इतने लोगों ने आके, इतने इंस्टीट्यूट्स ने आके हमारे यहाँ पे एनसीएल में बकायदा क्या किया है, अलग अलग साइंटिफिक स्टडीज समय समय पर ये लोग करते रहते हैं। और एनसीएल भी इस काम में ना पीछे नहीं हटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। एनसीएल भी इस काम में पीछे नहीं हटता है। रिसर्च और डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस को बूस्ट करने के लिए एनसीएल ने फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी ICOMS 2021 इसको ऑर्गेनाइज किया। ये मतलब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ICOMS जो है तो इसको इसने ऑर्गेनाइज किया, है ना। चौथा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है तो इसने ऑर्गेनाइज किया, किसने, एनसीएल ने। कहां पे ऑर्गेनाइज किया, सिंगरौली में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है न्यू एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स। इसके पास 10 ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 4 कंप्लीटेड माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं और 6 अभी चल रहे हैं। 6 माइनिंग प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। देख लो, खैड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट जो है तो इसको अप्रूवल मिल चुका है ना। और ये मतलब इस साल, पिछले साल इसको, इस साल, पिछले साल, हाँ पिछले साल इसको अप्रूवल मिल चुका है खैड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट को। और इस साल से ये माइंस भी स्टार्ट होने जा रही है। 10 से 16 मिलियन टन पर एनम का इसकी कैपेसिटी रहेगी। ठीक है, अच्छी माइंस है भाई, बड़ी माइंस है। अब एनर्जी का कंजम्पशन भी रिड्यूस करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। मतलब कि भाई हम इतना सारा इकट्ठा एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो उसको घटाने का कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए ना हमारे पास। तो इन्होंने क्या किया है, 470 किलोवाट पावर का ग्रिड जो है तो रूफटॉप सोलर पावर प्लांट जो है तो इन्होंने सेटअप कर दिया है। ठीक है, तो
इतना इन्होंने मतलब कि इतनी एनर्जी अभी ये प्रेजेंट टाइम में सोलर पावर प्लांट की मदद से जनरेट कर रहे हैं। और ये कहाँ पे है, जितने भी नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जयंत टाउनशिप है इनके पास एक, जहाँ पे इनके वर्कर्स रहते हैं, तो वहां पे जितने भी नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उन सभी में इन्होंने ये जो है तो सोलर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट जो है तो सेटअप कर दिया है। ठीक है, इससे लगभग लगभग 470 किलोवाट पावर का इनका क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ना। और इन्होंने एक और जगह सोलर पावर प्लांट जो है तो लगाना स्टार्ट कर दिया है, निगही में। निगही करके एक जगह है, वहां पर लगभग 50 मेगावाट्स का इन्होंने सोलर पावर प्लांट लगाने का काम चालू कर दिया है। और अभी भी ये लोग अलग अलग जगह जाकर जो है तो साइट ढूंढ रहे हैं कि हम कहां पे और सोलर पावर प्लांट्स लगा दें। लगभग इनका टारगेट जो है 223 मेगावाट्स का इनका टारगेट है कि इतना मुझे हमें जो है तो कंप्लीटली लगाना है, ताकि जो एनसीएल है, इनका मेन टारगेट पता है क्या है, कि एनसीएल है वो क्लीन एनर्जी का एक वो बनेगा, मतलब कि एनसीएल पहला क्लीन एनर्जी वाला कंपनी बनना चाहता है ना। इसलिए एनसीएल ये सारी कोशिशें कर रहा है। ओ मतलब टोनी स्टार्क बनना है। हाँ, वो भी क्लीन एनर्जी बनाया था ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। अब देखिए यहां पे ना, अरे लाल पीला करना भूल गया हूं, बाकी इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, मतलब कि अपने वर्कर्स के लिए क्या कर रहा है। ठीक है, या सोसाइटी जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए आखिर एनसीएल क्या कर रहा है, इसके अंदर कुछ भावनाएं हैं कि नहीं है। ठीक है, तो सोसाइटी के लिए एनसीएल क्या कर रहा है, इसने रोड बनाई है गांव जोड़ो अभियान के अंडर में। ठीक है, ये अभियान याद रखने हैं आपको, ये जो स्कीम्स हैं इनको याद रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन किया है आधार स्कीम के अंडर में। वाटर सप्लाई का इंतजाम किया है, पानी का सप्लाई करवा रहा है आसपास के विलेजेस में स्वच्छ जल स्कीम के अनुसार। स्किल डेवलपमेंट, ये यहाँ पे स्किल का कैरी रह गया, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है कौशल स्कीम के आधार पे। हेल्थ के बारे में, मतलब कि वर्कर्स को हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छे से प्रोवाइड करा रहे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह बनवा रहे हैं, तो वो किसके अंदर में है, सब स्वस्थ स्कीम के अनुसार। स्पोर्ट्स आर्ट्स और कल्चर को प्रमोट करता है खेल तरंग के बेसिस पे। स्वच्छ विद्यालय अभियान एंड एजुकेशन जो है तो प्रोवाइड करवाता है सारे बच्चों को, वो सब साक्षर स्कीम के अनुसार जो है तो ये चीज प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, तो जो इनके वर्कर्स हैं उनके लिए ये क्या करते हैं, वर्कर्स को क्या प्रोवाइड कराते हैं, तो वर्कर्स को ये लोग जो होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। एनसीएल के पास क्या है, सेंट्रल एक्सकवेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि सिंगरौली में है, और 10 अलग से वीटी सेंटर्स इसके पास, 10 अलग अलग एरियाज में वीटी सेंटर्स भी हैं इसके पास। जो इसकी मैन पावर है कंपनी की, 14,228 लोग इसे यहाँ पे काम करते हैं, जिनमें कि अप्रेंटिस अभी अलग से 205 अप्रेंटिस इन्होंने, अप्रेंटिस बच्चों को इन्होंने जो है तो ट्रेनिंग दी, अप्रेंटिस प्रोवाइड कराई। और जो रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था 2021-22 में, वो था 1,125 लोगों का रिक्रूटमेंट किया था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। देखते होंगे समय समय पे जो वैकेंसी निकलती रहती है, डंपर ऑपरेटर, शॉवेल ऑपरेटर, तो वो सब। ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि एनसीएल के पास एथलेटिक्स, रेसिडेंशियल एथलेटिक्स एकेडमी कहां पर है एनसीएल के पास, तो वो कहां पर है, जयंत में है, जयंत टाउनशिप में एनसीएल के पास जो है तो रेसिडेंशियल एथलेटिक्स एकेडमी है। मतलब अपना खुद का इसने एकेडमी खोल के रखा है एनसीएल ने, जहां पर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बच्चों को बकायदा खेलने कूदने की सुविधाएं देते हैं। तो लगभग 40 बच्चे ऐसे हैं जो कि सिलेक्टेड है, और उनको बकायदा ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई वो इंटरनेशनल लेवल तक खेलेंगे। अलग ही लेवल की तैयारी कर रहा है एनसीएल। तो एनसीएल के पास और भी बहुत सारी चीजें, जिम, क्लब्स, ये सब मेरे को लगा ऐड कर दूं, बाकी कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, एनसीएल ने
17 बार इंटर एरिया कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज किया है अपने एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो है तो ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा कि जो है तो एनसीएल ने जो है तो क्या किया है 2021-22 में 239.856 हेक्टेयर्स में जो ओबी डंप एरिया था उसको बायोलॉजिकली रिक्लेम किया है। क्या किया है? बायोलॉजिकली रिक्लेम किया है, लगभग 5.94 लाख जो है तो पौधे लगाकर, ठीक है। इतने लाख पौधे लगाकर इसने बायोलॉजिकली रिक्लेम किया है, ठीक है। हो गया, इतना याद रखिएगा लगभग। और जो इंटरनल डम्प्स है, जो एक्सटर्नल डम्प्स है, मतलब और भी जो आसपास के जितने भी डम्प्स हैं, है ना, तो उनको भी मतलब कि क्या किया है, वहां पर भी पौधे लगाए हैं टेक्निकली और बायोलॉजिकली वहां पर भी रिक्लेमेशन का काम किया है, लगभग 165.60 लाख सैपलिंग्स लगा के। तो इतना बड़े बड़े नंबर से याद रखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही नहीं पूछेगा, ठीक है। आपका मेन यहाँ पे था कि भाई रिक्लेमेशन का काम कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ से ना रिक्लेमेशन टॉपिक से आपके बहुत सारे आ जाएंगे। टेक्निकल रिक्लेमेशन क्या होता है और बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन क्या होता है, ये दोनों चीज आपका रिक्लेमेशन के लेक्चर में ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो वहां पे जाके ध्यान से रिक्लेमेशन का लेक्चर देखिएगा। तो रिक्लेमेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो अगर इस चीज को लिख रहा है तो उसके पास वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। आईटी इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें, ये जो है तो 7 मॉड्यूल्स पे काम करता है टोटल, ठीक है। इसका आईटी इनिशिएटिव मतलब कि मटेरियल मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, फिको, सेल्स एंड डिस्पैच, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोजेक्ट सिस्टम, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस। तो आईटी इनिशिएटिव जो है तो ये 7 चीजों को देख के चलता है कि भाई हमारा फाइनेंस क्या रहेगा, हम किस तरीके से सेल करेंगे, डिस्पैच करेंगे अपने मटेरियल को, प्रोडक्शन के पे क्या इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो मतलब कि कोई भी ये जो है ना नई टेक्नोलॉजी लाने के पहले ये लोग ये 7 चीजों पे बड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आता है ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या क्या किया आईटी इनिशिएटिव में, यहां से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जीपीएस बेस्ड व्हीकल लगा दिए इन्होंने माइंस में। अब ये जो जीपीएस बेस्ड व्हीकल होता है इसका मेन काम होता है कि कोयले को ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। तो कोयले को ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल्स है, लेकिन इनमें क्या है कि जीपीएस लगा हुआ है, तो इनको कभी भी कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है कि कहीं कोयला लेके भागा तो नहीं जा रहा है भाई, अपने घर लेके तो नहीं जा रहा है। तो ये चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं। और इसमें जीपीएस भी बेस्ड ओआईटीडीएस है, ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम। मतलब कि ऑपरेटर को जिसका मेन काम क्या है, टू मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ बोथ ड्रैग लाइन्स एंड शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन ऑन रियल टाइम बेसिस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मॉनिटर करता रहता है लगातार, ये मतलब कि ड्रैग लाइन कैसे काम कर रहा है, शॉवेल कैसे काम कर रहा है, शॉवेल डंपर का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये किस तरीके से डिस्पैच करने के लिए, मतलब कि आपका पूरा एक एक चीज को मॉनिटर करता है ताकि एक्सीडेंट भी ना हो और दूसरा हर एक पे नजर भी रखा जा सके, है ना। जैसे कि अपन क्या करते हैं भाई, फील्ड में ले जाके एक बंदे को खड़ा तो करते ही है ना। तो उसमें ये होता है कि वो भी जो चीजें देखता है, वो जो जिन चीजों का ध्यान रखता है, जिन बातों का ध्यान रखता है, तो वो सारी चीजें कौन मॉनिटर कर रहा है, पूरा का पूरा ओआईटीडीएस मॉनिटर कर रहा है, ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम। ये जो है 5 प्रोजेक्ट्स में अभी लगा हुआ है, जयंत में, अमलोहरी में, खदिया में, दुधीचुआ में और निगही में। इन जगहों पे इन 5 प्रोजेक्ट्स में जो है तो ये अभी लगा के रखा हुआ है ओआईटीडीएस को, ठीक है। आरएफआईडी बेस्ड ऑटोमेटेड बूम बैरियर सिस्टम है ना। अरे माइंस में अंदर बाहर आने जाने के लिए इनका इन्होंने ना वो फाटक लगा के रखा है, उसका इतना बड़ा लिख के दे रहा है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है माइन प्लानिंग और सर्वेइंग को के लिए, मतलब माइन प्लानिंग और सर्वेइंग करने के लिए ऑटो कैड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कोई उतना खास चीज नहीं है। रिकॉग्निशंस एंड अवार्ड्स,
हाँ तो भैया क्या क्या अवार्ड मिले हैं ये जरूरी है। एपेक्स इंडिया सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड 2020, इसमें गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक है, लाइवलीहुड क्रिएशन के लिए, मतलब अच्छे काम करने के लिए, मतलब ये क्या है कि लोगों की हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वर्कर्स को नौकरी ज्यादा से ज्यादा देता है, तो वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने का काम करता है, तो लाइवलीहुड क्रिएट करने के लिए इसको गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक है, किसमें? एपेक्स इंडिया सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में। ठीक है, क्योंकि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाता है, नौकरी दे रहा है, रोड बनवा रहा है, आपने पूरा ऊपर पढ़ा था ना, पानी दे रहा है, सब कुछ तो दे रहा ही है, तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देता है, प्रोवाइड करता है, जिम्मेदारी निभा रहा है, इसलिए इसको ये अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, बेस्ट कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अवार्ड, corporate award on environment, and second best corporate award for quality awareness, as well as 5 individual prize awards on 47th CIL Foundation Day at Kolkata। अच्छा, तो CIL का फाउंडेशन डे जो था, 47th फाउंडेशन डे, उसमें इसको कौन कौन से अवार्ड मिले? ये कुछ अवार्ड्स हैं। कौन कौन से अवार्ड मिले? बेस्ट कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला, मतलब कि बहुत अच्छा, मतलब कि क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, कोयले को ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मतलब कि अच्छा काम कर रहा है ये, तो इसको इस चीज का अवार्ड मिला है। कॉर्पोरेट अवार्ड एनवायरमेंट के पे मिला है, कि भाई एनवायरमेंट को लेकर साथ में चल रहा है, क्योंकि भाई ये डेवलपमेंट तो कर रहा है एक तरफ से, लेकिन दूसरे हाथ से पेड़ पौधे भी लगा रहा है, तो इसलिए ये अवार्ड भी इसको मिला है। दूसरा सेकंड बेस्ट कॉर्पोरेट अवार्ड जो है, तो ये मिला है कि भाई ये लोगों में एक अच्छी अवेयरनेस फैलाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसको अवार्ड्स मिले थे, कब? 47th CIL फाउंडेशन डे एट कोलकाता पे, है ना। अब कोल सेक्टर में सबसे बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिला है ना, किसके द्वारा दिया गया है ये अवार्ड? डुन एंड ब्रैडस्ट्रीट PSU अवार्ड्स 2021। ठीक है, तो कहां से, किसके द्वारा दिया गया? डुन एंड, ये नाम याद रखना, डन एंड ब्रैड स्ट्रीट PSU अवार्ड्स 2021 के द्वारा, मतलब इस अवार्ड फंक्शन के द्वारा, इस अवार्ड वाले के द्वारा, मतलब इनको जो है तो कौन सा अवार्ड दिया गया? बेस्ट कंपनी इन कोल सेक्टर। अब बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है, बेस्ट इन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, रनर अप in human resource management excellence, runner up in CSR at 11th Indian Chamber of Conference PSE excellence award। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं इसको, मतलब कि इतने सारे अवार्ड्स इसको मिले हैं, है ना। तो ये आपको याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है, अब मैं यहाँ पे ये बता दूं कि याद कितना चीज करना है। ठीक है, उससे ज्यादा फालतू का याद नहीं करने का। देखो, एक तो ये याद कर लो, 11th इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स PSE एक्सीलेंस अवार्ड। अवार्ड कौन दे रहा है इसका नाम याद कर लो पहले तो। ठीक है, अवार्ड कौन दे रहा है इसका नाम याद कर लो। यहाँ पे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट PSU अवार्ड 2021, ये हो गया। एक हो गया 47 CIL फाउंडेशन डे के दिन इसको अवार्ड मिला। ठीक है, और ये पहला वाला तो आपको पूरा याद करना है, ये पूरा याद करना है, एपेक्स इंडिया CSR एक्सीलेंस अवार्ड, ये वाला पूरा याद कर लीजिएगा। तो इनके नाम याद कर लीजिए, बाकी फिर उसके बाद इसमें याद कर लीजिए कि भाई कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अवार्ड जो तो CIL द्वारा दिया गया, कोल सेक्टर में सबसे बेस्ट कंपनी का अवार्ड इसके द्वारा दिया गया, है ना। और बाकी का जो बचा कुचा है वो सब इसमें डाल देना। ठीक है, अच्छा ऑपरेशन कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बेस्ट कंपनी है पूरे साल की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसका अच्छा है, हर एक चीज तो इसका अच्छा है, तो उस चीज का जो अवार्ड है तो इसने कहां पे है, ये पूरा का पूरा कब मिला इसको अवार्ड? 11th इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स PSE एक्सीलेंस अवार्ड्स वगैरह, इस वाले अवार्ड फंक्शन में इसको जो है तो ये अवार्ड मिले थे। एक बार फिर से आते हैं अपने प्रोडक्शन पे। तो यहाँ पे आपको ये जो प्रोडक्शन है एक बार में मैंने दे दिया है कि भाई ठीक है, आपका क्या है ना कि वहां पे एक मैंने लिख के दिखाया था, बट यहाँ पे क्या है कि आपको सारी चीजें, पूरा डाटा एक बार में आपके सामने आ जाता है, तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है,
तो ये डाटा देख लीजिएगा, ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है, और ये आपका जो प्रोडक्शन हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, और कितना परसेंटेज प्रोडक्शन अचीव किया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 119 टारगेट था, अचीव हुआ 122 मिलियन टन। तो टोटल कितने परसेंट मतलब टारगेट अचीव किया, तो ये तो 100% से ऊपर चला गया, मतलब 119 से ऊपर चला गया। तो 102.88% इन्होंने टारगेट अचीव किया है। और 2020-21 में पिछले साल कितना इन्होंने अचीव किया था, 115.04 मिलियन टन। टोटल ग्रोथ कितने परसेंट का हुआ, मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल कितने परसेंट एक्स्ट्रा जो है तो इन्होंने प्रोडक्शन किया, तो लगभग 6.42% का एक्स्ट्रा इन्होंने प्रोडक्शन किया इस साल। तो ये ध्यान में रखने का। लाइवलीहुड मतलब कि भाई जिंदा रहने के लिए जो हम करते हैं, है ना। और जिंदा रहने के लिए कितनी सारी चीजें प्रोवाइड कराता है एनसीएल, पानी, खाना, खाना तो नहीं, पानी हो गया, और आपका पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल्स बनवा रहा है, हॉस्पिटल्स बनवा रहा है, रोड बनवा रहा है। तो जिंदा रहने के लिए हर एक चीज की जरूरत है, तो लाइवलीहुड है ना। दूसरा इनको नौकरी दे रहा है। मेन तो लाइवलीहुड का मतलब ये होता है कि भाई तुमको हम नौकरी दे रहे हैं ताकि तुम कमा सको और अपना खर्चा उठा सको। ऐसे ही ओवरबर्डन का ये आपको दे दिया है, तो ओवरबर्डन का ये देख लीजिएगा, है ना। तो ये सब चीजें छोटी छोटी है। और ये डिपार्टमेंटल मतलब क्या हो जाता है कि देखिए कोयले का प्रोडक्शन सिर्फ डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, एनसीएल में कोयले का प्रोडक्शन सिर्फ डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन ओवरबर्डन रिमूवल का जो काम है वो जो है तो डिपार्टमेंट के द्वारा कम किया जाता है, और ये लोग बाहर आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे ज्यादा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्यादातर करवाते हैं, ठीक है। तो इनका जो ओवी रिमूवल का जो टारगेट था 86 मिलियन क्यूबिक मीटर था, लेकिन इन्होंने उसमें ज्यादा डिपार्टमेंटल का, तो उसमें इनका जो है तो 77.25 मिलियन क्यूबिक मीटर ही इन्होंने अचीव कर पाए, इतना ही मतलब कि ओवी रिमूव कर पाए। और आउटसोर्सिंग को टारगेट दिया था 304 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का, जिसमें से कि 285.4 मिलियन क्यूबिक मीटर ही जो है तो आउटसोर्सिंग वाले भी अचीव कर पाए, है ना। तो लगभग इनका जो है तो टोटल कितने का टारगेट था, 390 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का जो ओवी रिमूवल का टारगेट था, लेकिन 362.65 इन्होंने अचीव किया, ठीक है, मिलियन क्यूबिक मीटर्स। तो पिछले साल के मुकाबले 373, पिछले साल था 373.44 मिलियन क्यूबिक मीटर्स था। तो पिछले साल के मुकाबले 2.89% माइनस में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, इसके पास कौन से इक्विपमेंट्स, कहां कहां कितने इक्विपमेंट्स हैं। ड्रैगलाइन है 18, ऑन रोल, अच्छा, 5 ड्रैगलाइन जो है उनको सर्वे किया गया, है ना। मतलब सर्वे किया गया कि हाँ ये बंद है, लेकिन मतलब चल रहे हैं, तो ये तो बीच का छोड़ दो, सीधे सीधे ये याद रखो। 23 ड्रैगलाइंस है, 103 शॉवेल है इसके पास, 540 डंपर्स है, 168 डोजर है इसके पास। ड्रिल मशीन कितनी है, 139 है। सरफेस माइनर 8 है टोटल, ठीक है। तो ये याद रखना है, सरफेस माइनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बीच का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सरफेस माइनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें इंपॉर्टेंट मशीन कौन कौन सी पता है, एक हो गई ड्रैगलाइन, दूसरा आप डोजर, तीसरा सरफेस माइनर, इतने का तो रट लो। अब इन्होंने अभी ना ऑर्डर भी दिए हैं, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स इन्होंने अभी अभी मंगाए हैं, नए इक्विपमेंट्स, ठीक है। पिछले साल इन्होंने कितने इक्विपमेंट्स ऑर्डर दिए हैं, इन्होंने लगभग 100 टन के डंपर्स ऑर्डर किए, 45 तो। हाँ यार ये पढ़ा था, लगभग कितने करोड़ का तो था, 50 करोड़ का एक डंपर पड़ रहा था। 280 एचपी का मोटर ग्रेडर जो है तो इन्होंने मंगाया है, 9 ठो। 30 टन का क्रेन मंगाया है, 1 ठो, कहाँ के लिए, जयंत में लगेगा, ठीक है। 20 शॉवेल है,
20 क्यूबिक मीटर का शॉवेल 11 ठो, 20 क्यूबिक मीटर का शॉवेल ट्रायल में है, निगही निगही में ऑलरेडी चल रहा है ये ऑलरेडी। 10 से 12 कम क्यूबिक मीटर का हाइड्रोलिक फेस शॉवेल मंगाया है 4 ठो, और 10 से 12 क्यूबिक मीटर का हाइड्रोलिक बैकहो शॉवेल मंगाया है 5 ठो। तो ये अलग अलग इक्विपमेंट जो है तो इन्होंने ऑर्डर किए, ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं। और क्या बचा है, हाँ पिछले साल कौन से नए नए इक्विपमेंट जो है तो एनसीएल में आए हैं। 190 टन का डंपर आया है, टोटल 8 आए हैं अमलोहरी में और निगही में। 190 टन का डंपर कैट का आया है, टोटल 19 आए हैं, ये सब इन जगहों पे जो है तो दे दिए गए। कैट का 100 टन का डंपर आया है, 100 टन के डंपर आए हैं, है ना, ये यहाँ पे दे दिया। चलो ये तो ठीक है ठीक है ठीक है। सरफेस माइनर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सरफेस माइनर टोटल कितने कमीशन हुए, मतलब कि कितने सरफेस माइनर इंस्टॉल हुए पिछले साल, तो टोटल 4 इंस्टॉल हुए, जिसमें कि एक बीना में है, एक खड़िया में है, एक दूधी चूहा में है और एक निगही में है। ठीक है। डोजर एक आया है, 850 एचपी का डोजर दूधी चूहा में है। बाप रे, 410 एचपी का भी डोजर आया है, 16 टोटल। जयंत में है, निगही में है, दुधीचुआ में है और ककरी में है, 16 ठो है टोटल। अब इस साल इन्होंने 2022-23 में कुछ ऑर्डर्स प्लेस करने का सोचा है, मतलब टारगेट बना के रखा है कि इतनी चीजें हमें और मंगानी है। तो मोटर ग्रेडर 550 एचपी का डोजर मंगाएंगे और वाटर स्प्रिंकलर मंगाएंगे 70 केएल का। ड्रैग लाइन्स मंगाने का सोचे हैं सीआईएल लेवल पे, मतलब कोल इंडिया के लेवल पे, है ना। एनसीएल लेवल पे अपने पैसे से तो ये इतना ही खर्चा करेगा, उसके बाद जो है तो बड़ी बड़ी चीजें कहां से लेगा, कोल इंडिया से लेगा, है ना। 20 क्यूबिक मीटर का सॉवेल, ड्रैग लाइन, 190 टन का डंपर और 850 एचपी का क्राउलर डोजर, एक और लेगा। बाप रे। एक्सीडेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके। टोटल फैटल एक्सीडेंट्स कितने हुए हैं? 2020 में तो 2 हुए थे, 2021 में 3 हो गए। ठीक है। तो ये अगर आपका सीरियस एक्सीडेंट दे दिया, फैटल एक्सीडेंट दे दिया, सीरियस एक्सीडेंट और सीरियस इंजरीज, ठीक है, ये अलग अलग आपको दे दिए गए, तो इनको आप याद रखिएगा यहाँ पर। और मेन आपका पता है क्या याद रखना है, फैटेलिटी रेट पर मिलियन टन आउटपुट, मतलब कि आपका पर मिलियन टन आउटपुट पे कितना क्या फैटेलिटी रेट रहा है, तो ये रेट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस साल का याद करिएगा, पिछले साल का याद करने का जरूरत नहीं है। मिलियन टन आउटपुट पे याद कर लीजिएगा, और फैटेलिटी रेट जो है और सीरियस इंजरी रेट याद कर लीजिएगा यहां से कि सीरियस इंजरी रेट क्या है, और ये दोनों याद कर लेना बस। इतना याद कर लेना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर क्यूबिक मीटर पे भी दे रहा है तो जरूरी नहीं है ना। 3 लाख मैन शिफ्ट पे जो है तो कितना आपका फैटेलिटी रेट है, सीरियस इंजरी रेट है, ये ध्यान में रखना है बस। अब इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। ओपन कास्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं माइनिंग में, इसके जो ओपन कास्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट है, मतलब कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, चलेगा। अमलोहरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी थी 10 एमटीपी है ना, और लगभग इसका जो है तो डेट ऑफ कंप्लीशन था मार्च 2016 में, इसको मतलब कंप्लीट खत्म कर देना था पूरी तरह से। तो ये प्रोजेक्ट मार्च 2016 में कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से ये आपका अमलोहरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ये खत्म हो चुका है माइनिंग का। जिंगुर्दा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट ये भी बंद हो चुका है माइंस, और ककरी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट जो है तो ये भी बंद हो चुका है, और कृष्णशिला ओपन कास्ट प्रोजेक्ट ये भी बंद हो चुका है। नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट्स इतने थे जो कि इसके बंद हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? जयंत एक्सपेंशन 10 से 20 एमटीपीए की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, 20 एमटीपीए की कैपेसिटी है। ये जो है तो इसको मार्च
2021 में कंप्लीट करना था, लेकिन एक्चुअल में ये कंप्लीट होगा जाके कब, मार्च 2023 में कंप्लीट होगा, ये भी बंद हो जाएगा। ओहो। दुधी-चुआ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ये 2020 एमटीपीए का है, ठीक है। 2022 मार्च 2022 में इसको कंप्लीट होना था, लेकिन अब जाके मार्च 2023 में कंप्लीट होगा। हालांकि ये हो गया अलग चीज है, ये कंप्लीशन की डेट वेट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के नाम याद रखने हैं, जयंत एक्सपेंशन, दुधीचुआ एक्सपेंशन और ब्लॉक बी एक्सपेंशन, बीना ककरी अमालगमेशन, निगही एक्सपेंशन एंड खड़िया एक्सपेंशन। तो ये आपके कुछ एक्सपेंशन है जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये माइंस के नाम है। अगर मैं बात करूं साइजिंग ऑफ कोल, कोल के साइज की बात करूं तो 10 mm का साइज का जो है तो ये देता है, दो अलग अलग साइज में, मतलब कोयले ये जो है तो क्या करते हैं मार्केट में बेचते हैं। 10 mm के साइज के कोयले भेजते हैं, लगभग इसने 10 mm के साइज के कितना कोयले का प्रोडक्शन किया है, 10 mm वाले 67.5 मिलियन टन। इतना 10 mm के साइज का कोयला जो है तो इसने इकट्ठा करके रखा था सर, जिसमें कि 100 मिलियन में से सरफेस माइनर ने कितना दिया, सॉरी 67.5 मिलियन टन में सरफेस माइनर ने 100 mm साइज के कितना कितना मिलियन टन दिया, 23.4 मिलियन टन। मोबाइल क्रशर यूज करता है ये अपने पास 19.6 मिलियन टन का, और कोल हैंडलिंग प्लांट यूज करता है 24.5 मिलियन टन का जो है तो इतना 100 mm साइज का हो गया, ठीक है। उसके बाद 200 mm साइज का कोयला भी है इसके पास, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसके सीएचपी से आता है, कोल हैंडलिंग प्लांट से आता है, लगभग 45 मिलियन टन। 56 मिलियन टन का एडिशनल कैपेसिटी का इसके पास जो है तो एडिशनल मतलब कि कोयला इसके पास अभी भी साइजिंग के लिए अटका पड़ा है, ठीक है, पाइपलाइंस वगैरह में जिनसे कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है कोयले को। तो सीएचपी कोल हैंडलिंग प्लांट्स में लगभग 55 मिलियन टन का अटका पड़ा है, और मोबाइल क्रशर जो कि बीना में है 1 मिलियन टन का इसमें कोयला अभी भी अटका पड़ा है इसका। तो लगभग इसके पास मतलब ऑलरेडी साइज किया हुआ मटेरियल का इसके पास ना अच्छा खासा भंडार है, ठीक है। अब अलग अलग साइजिंग साइजिंग याद रखना है, ठीक है, इतना तो याद नहीं रख सकते, लेकिन आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे ये अगर साइजिंग का पूछा जाएगा तो 100 mm के साइज का जो कोयला है सरफेस माइनर से भी निकलता है, मोबाइल क्रशर से भी निकलता है और सीएचपी से भी निकलता है। 200 mm के साइज का कोयला इसके पास कहां से आता है, सीएचपी से आता है, ठीक है। और कहां से, दूसरा मोबाइल क्रशर से भी आता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें बस याद रखनी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं याद रखना, इतनी चीजें बस याद रखनी है, तो आपका कवर अप हो जाएगा। साइजिंग, कोल का साइज क्या होता है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और क्या बचा, अच्छा 100 लिखा था, 100 mm करना है। अरे 100 mm लिखा तो है यार, 100 mm। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भोला सिंह को याद रखिएगा, प्रभात कुमार सिन्हा को याद रखिएगा, ठीक है, जो कि पिछले थे उनको, हालांकि उनको याद रखना ना रखना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भोला सिंह को याद रखिएगा, मिस्टर भोला सिंह, जो कि आपके क्या है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। और कंपनी के सेक्रेटरी कौन है, मिस्टर हरीश चौहान है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंगरौली में है एनसीएल का हेडक्वार्टर। और क्या, एनसीएल का कब बनाया गया था, नवंबर 1985 में इसको बनाया गया था। और ये भी पूछ सकता है कि सेंट्रल सीसीएल से एनसीएल को किस नाम से निकाला गया था, तो सिंगरौली कोलफील्ड्स के नाम से इसको निकाला गया था सीसीएल से, पहले ये सीसीएल का एक पार्ट था, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख सकते हैं अपन। और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मोहर मोहर सब बेसिन एंड सिंगरौली मेन बेसिन, ठीक है। जो भी अभी प्रोडक्शन इसका प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में चल रहा है, वो कहां से चल रहा है, मोहर सब बेसिन से ही चल रहा है। वहां पे 10 ओपन कास्ट माइन से 4 बंद हो चुकी है, 4 कंप्लीट हो चुकी है, और अभी 6 चल रही है, ठीक है। इसको मिनी रत्न का दर्जा कब मिला, सन 2007 में, ठीक है, जब इसको कोल इंडिया ने अपने अंडर में ले लिया पूरी तरह से, तो इसको एक मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस तो आप देख ही चुके हैं, प्रोडक्शन वगैरह सारी चीजें मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी आपको। तो ये सारी चीजें ना थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे,
याद भी नहीं, जैसे अब कुछ कुछ चीजें जहां पे मैं बता दिया हूँ, ओ आई टी डी एस याद कर लीजिएगा, जो कि आपका शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन को मॉनिटर करता है, ड्रैगलाइन कैसे काम कर रहा है वो मॉनिटर करता है, कैसे डिस्पैच किया जा रहा है कोयले को वो मॉनिटर करता है। तो ये सारी चीजों को वहां पे बैठे बैठे ना ये मॉनिटर करने का काम करते हो आई, है ना। कहाँ पे इंस्टॉल है, 10 MTPA और उससे अधिक माइंस में, मतलब टोटल 5 जगह इंस्टॉल है, तो उन 5 जगहों का नाम याद कर लीजिएगा। OITDS आपका जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं, देख लीजिएगा, जरूरी है और अच्छा है। कल MCL का पढ़ेंगे, एनुअल रिपोर्ट, MCL के एनुअल रिपोर्ट कल देखते हैं, ठीक है। दस बोला था, 6 बजे, क्या 10 बोला था, क्या 10 बोल दिया। अरे मैंने कहा था 10 MTPA, 10 मिलियन टन पर एनम वाली जो माइंस हैं, या उससे ज्यादा कैपेसिटी की जो माइंस हैं, उनमें OITDS को इंस्टॉल किया गया है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, शेष कल। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।